अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एडिटोरियल्स एक्सप्लेनेशन सीरीज की एक वीडियो जो है वो आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। बेटा, जो हमारा पहला एडिटोरियल है ये पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है और इसका टाइटल है द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। अब इस एडिटोरियल के अंदर कुछ बातें हम इस एडिटोरियल से रिलेटेड करेंगे और कुछ इस एडिटोरियल में जो टॉपिक डिस्कस किया गया उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक रिपोर्ट जो पाकिस्तान में रिसेंटली पब्लिश हुई है, जो कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बड़ी सीरियस इश्यूज को हाईलाइट करती है। वो रिपोर्ट है द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023, इसको जो है वो DEPIX भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करती है, ये बेसिकली बताती है कि पूरे कंट्री के अंदर एजुकेशन का क्या लेवल है, किस किस्म की एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और ये टूल बेसिकली प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। और इसमें कौन कौन से की एरियाज को देखा जाता है, इसमें बेसिकली देखा जाता है कि कितने लोगों के पास एक्सेस टू एजुकेशन है, लर्निंग की जो आउटकम्स हैं वो क्या आ रही हैं, कितनी फेयरनेस है, स्कूल्स की मैनेजमेंट गवर्नेंस कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फंडिंग जो है वो प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही। अब ये जो रिपोर्ट है ये पाकिस्तान के 134 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो कवर करती है। 134 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है, जिसमें सारी डिस्ट्रिक्ट्स बलूचिस्तान की, केपीके की, पंजाब की, सिंध की और एज वेल एज इस्लामाबाद की जो कैपिटल टेरिटरी है ये भी इसमें जो है वो शामिल होती है। अब इसमें बेसिकली इस रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान की जो नेशनल एवरेज है वो 53.46 है आउट ऑफ 100। ये हमारी नेशनल एवरेज है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान लो परफॉर्मेंस कैटेगरी में जो है वो शामिल है, यानी कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो लो परफॉर्मेंस जो है वो शो कर रहा है। ये जो है बच्चे बातें एडिटोरियल के अंदर जो है वो नहीं की गई, ये मैं आपको न्यूज इस रिपोर्ट की जो है वो कुछ एडिशनल बातें बता रहा हूँ, फिर एडिटोरियल के ऊपर हम आगे जाके बात करते हैं। अब इसमें जो कैटेगरीज हैं बेटा, उनमें एक है वेरी हाई परफॉर्मेंस, जिसको मैं VH लिखूंगा, वेरी हाई परफॉर्मेंस। दूसरी हाई परफॉर्मेंस, तीसरी मीडियम परफॉर्मेंस एंड फोर्थ वन इज लो परफॉर्मेंस। अब आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान का कोई भी सिटी, कोई भी रीजन वेरी हाई परफॉर्मेंस की कैटेगरी में नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब यह है कि कोई भी हमारा डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो कि इस रेंज में फॉल करे, जिसको हम कह सकते हैं कि वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो डिलीवर कर रहा है। हाँ, हाई स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें जो कि दूसरी कैटेगरी है, उसमें हमारा इस्लामाबाद जो है वो फॉल करता है। ठीक है, इस्लामाबाद जो है वो हाई कैटेगरी में आने वाली एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट है, बाकी जो है वो कोई डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं आती। उसके बाद मीडियम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अब यहाँ पर एडिटोरियल में जो है वो थोड़ी सी जो है ना यहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है विद न्यूज। न्यूज के हिसाब से या रिपोर्ट के हिसाब से इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने इसको बाद में कंफर्म किया है। 56 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मीडियम कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करती हैं। 56 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनका स्कोर 55 से 70 के बीच में है आउट ऑफ 100। अब ये 56 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ज्यादातर पंजाब, KPK और सिंध से हैं। पंजाब की सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स है जिनकी तादाद जो है वो 32 है, KPK की 16 है और सिंध की 8 है। इसका मतलब ये है कि अगर मीडियम लेवल पे बात करें तो पंजाब और KPK कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान में बनिस्बत सिंध के, और बलूचिस्तान का कोई डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आ सका, मीडियम कैटेगरी में। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा लो परफॉर्मेंस की, तो पाकिस्तान की 77 डिस्ट्रिक्ट जो है वो लो परफॉर्मेंस में जो है वो फॉल करती हैं। और इनके अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो बलूचिस्तान की हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट्स जो है बलूचिस्तान की
वो लो परफॉर्मेंस कैटेगरी में आती हैं। सिंध की 22 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, ठीक है। और ये शो करता है कि कितनी जो है वो डिस्पैरिटीज हमें नजर आती हैं एजुकेशन सिस्टम में बलूचिस्तान और सिंध के अंदर बनिस्बत पंजाब और केपीके के। और बलूचिस्तान की सारी डिस्ट्रिक्ट्स लो कैटेगरी में फॉल करेंगी। अब जो इस रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि डेपेक्स की जो रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से बेटा जो टॉप 10 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें 7 जो है वो पंजाब की हैं, 2 जो है केपीके की हैं, और एक इस्लामाबाद की, जो कि सबसे हाईली परफॉर्म करने वाली डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में। और इन डिस्ट्रिक्ट्स ने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अच्छा काम किया है। यहाँ पर इंक्लूजन है, मतलब तमाम लोगों को जो है वो इक्वली जो स्कूल में दाखिल होने के, स्कूल में तालीम हासिल करने के मौके प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन इनकी जो है वो मसला जो है वो ये है कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर फंडिंग नहीं होती। फंडिंग जो है उसका मसला जो है वो इन तमाम डिस्ट्रिक्ट को फेस करना पड़ता है। अब बॉटम की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने सबसे बुरा परफॉर्म किया है, उनमें से 6 बलूचिस्तान की हैं, 2 सिंध की हैं, और 2 जो है वो केपीके से हैं। इसका मतलब बेटा वाजे तौर पे नजर आता है कि पाकिस्तान के अंदर रीजनल और इलाकाई बेसिस पे एजुकेशनल डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है। और मैं जैसे पहले बता चुका हूं कि पंजाब और केपीके ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सिंध और बलूचिस्तान की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली पुअर रही है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने बुरा परफॉर्म किया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में मार खा रहे हैं, ये जो है वो एक्सेस ऑफ एजुकेशन में मार खा रहे हैं, फंडिंग का इश्यू इन्हें फेस करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसने जो है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट से, बलूचिस्तान के अंदर चागी एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसने बाकी डिस्ट्रिक्ट की निस्बत बलूचिस्तान की थोड़ा सा बेहतर जो है वो परफॉर्म किया है। तो यहां तक बच्चे आपको उम्मीद है बातें जो है वो इस रिपोर्ट की समझ आना शुरू हो गई होंगी। अब बेटा अगर हम इस रिपोर्ट के टेक अवेज की बात करें, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो बड़े मसले हाईलाइट हुए हैं वो है फंडिंग का इशू है। इनफ फंड्स नहीं एलोकेट किए जा रहे स्कूल्स को, कॉलेजेस को, जिससे जो है वो एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू लाइक जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा है, कुछ में बहुत ज्यादा बुरा है, मतलब ज्यादा में बुरा ही है। एक्सेस ऑफ एजुकेशन हर जगह पे इक्वल नहीं है। कहीं पर लड़कियों को तालीम हासिल करने की सलाहियत या मौके जो है वो कम प्रोवाइड किए जाते हैं, कहीं पर जो है वो उन्हें जो है वो बराबर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये डिस्पैरिटीज जो है हमें नजर आती हैं। और तीसरी चीज प्रोविंशियल डिस्पैरिटीज, इसको मैं पीडी लिखूंगा। प्रोविंशियल डिस्पैरिटीज मतलब आपको पता चलता है कि पंजाब परफॉर्मिंग जो है वो परफॉर्मिंग मच बेटर देन एनी अदर प्रोविंस इन पाकिस्तान एंड फॉलोड बाय केपीके। उसके बाद बलूचिस्तान और सिंध की हालत काफ़ी ख़राब है। और गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो इस तरह के डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करे ताकि तमाम पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इक्वल होनी चाहिए। अब जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा कोई स्टेप लिया था जिससे जो है वो पाकिस्तान के अंदर लेवल ऑफ एजुकेशन जो है या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बराबर रही और तमाम लोगों को इक्वल एजुकेशन मिले। और अगर लिया था तो उसका नाम क्या है और उसके रास्ते में किस सूबे की तरफ से जो है वो रुकावट आई थी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बताएंगे। अब बच्चे इस एडिटोरियल के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट कहती है कि अभी ये जो रिपोर्ट आई है जिसको मैं जिक्र कर रहा था कि हुकूमत को अभी एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम करना है। अब यहाँ पर एक और मिस्टेक मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये भी एडिटोरियल के अंदर मैंने कंफर्म किया है। 25 मिलियन भी हमें वर्ड मिलता है, बट ज़्यादातर जो सोर्सेज है उनके हिसाब से 26 मिलियन जो चिल्ड्रन है वो आउट ऑफ स्कूल है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पे ऐसे इकदाम ले जिससे जो है वो इन बच्चों को दोबारा से स्कूल में जो है वो भेजा जा सके, इनकी तालीम का जो सिस्टम है उसे शुरू किया जा सके। उसके बाद लैक ऑफ फंडिंग, ये भी
इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो डिस्कस किया गया है कि इनएडिक्वेट जो है वो फंड्स दिए गए हैं। बजट एक तो पहले ही कम है, उसके बाद उस बजट के अंदर मजीद जो है वो उसका मिस यूज किया जाता है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है कि आपके दो प्रॉब्लम्स हो गए, एक तो आपके पास बजट कम है, दूसरा मिस यूज ऑफ बजट भी हो रहा है। उसके बाद तीसरी चीज बेटा, अंडर क्वालिफाइड टीचर्स। अंडर क्वालिफाइड और इनएक्सपीरियंस टीचर, ये भी एक मसला है। और जब तक टीचर्स के पास प्रॉपर स्किल नहीं होगी, प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, दे आर अनेबल टू टीच स्टूडेंट्स इफेक्टिवली, जिससे जो है वो ओवरऑल स्टूडेंट्स जो एजुकेशन रिसीव करते हैं उसमें भी मसले मसाइल होंगे। तो अब आपकी इसके सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़े कॉमन है, नाम से आपको पता चल रहा है जो इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस की गई है। एक तो 26 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो स्कूल में वापस भेजने का बंदोबस्त किया जाए। दूसरा, एजुकेशनल बजट जो है वो इंक्रीज किया जाए। तीसरा, टीचर्स के लिए जो है वो ट्रेनिंग का जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाए, ताकि जो टीचर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड रहें कि उन्होंने किस तरीके से इफेक्टिवली लेसन्स को डिलीवर करना है, मॉडर्न सब्जेक्ट्स को किस तरीके से पढ़ाना है। और इससे जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। तो ये बच्चे इस एडिटोरियल के अंदर जो है वो ओवरऑल बात की गई थी। आई होप आपको जो है वो ये समझ आ गई होगी। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि पाकिस्तान ने इस साल का जो बजट है उसमें कितना जो है वो एजुकेशन के लिए एलोकेट किया है। बेटा जो हमारा सेकंड एडिटोरियल है वो भी पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर से लिया गया है, और उसके उसका टाइटल है कैबिनेट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस। नाम से पता चल रहा है कि कैबिनेट ने जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए होंगे, उसके पर्सपेक्टिव में जो है वो लिखा गया है। अब इसको बेसिकली इस एडिटोरियल के अंदर जो है जो बात की गई है उसको मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा, फिर उसकी डिटेल्स आपके साथ जो है वो मैं न्यूज़ के हिसाब से डिस्कस करूंगा, क्योंकि एडिटोरियल में सारी डिटेल्स तो नहीं बताई गई थी, तो उस डिटेल्स के लिए आपको न्यूज़ का रेफरेंस भी देना जरूरी होता है। तो बेटा इस एडिटोरियल जो है उसके अकॉर्डिंगली जो फेडरल कैबिनेट है, जिसको वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो लीड करते हैं, उन्होंने जो है वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। अब ये डिसीजन जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, एंड सेकेंडली जो फंक्शनिंग ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो किए गए हैं। अब उसमें जो पहला डिसीजन है, कैबिनेट ने एक प्लान अप्रूव किया है कि वो गवर्नमेंट के 82 डिपार्टमेंट्स विच इंक्लूड स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, उनको जो है वो मर्ज कर रहे हैं। ठीक है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट को ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस किया जाए। आफ्टर मर्जर ये जो 82 इंटरप्राइजेस हैं, these enterprises will convert into 40 stronger institutions थ्रू, ठीक है, इनको 40 इंस्टीट्यूट्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लिया गया वो ये है कि कैबिनेट ने 20 बिलियन रुपीस का जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किया है फॉर अज़्म इस्तेहकाम, जो कि आपको पता है कि एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है, जिसका मकसद पाकिस्तान के जो है वो डिफेंस को मजबूत करना टेररिज्म के खिलाफ। अब ये डिसीजन क्या कब कैसे आया आपको पता है? ये रिसेंटली जो बलूचिस्तान में एक टेररिज्म की एक्टिविटीज हुई, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 70 के करीब जो है वो हमारे मासूम शहरी जो है वो शहीद हो गए, और जिनमें से टारगेट जो है वो पंजाब को किया गया या पंजाबी नेशनलिटी के लोगों को किया गया। उसको माइंड में रखते हुए ये अप्रूवल दी गई। और दूसरा जो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको लाहक खतरात से लड़ने के लिए जो है वो ये काम किया गया, ताकि उसकी प्रोग्रेस जो है वो ना रुक सके। अब मैं थोड़ा सा जो है वो आपको मर्जर की बात कर देता हूँ कि ये जो 82 इंस्टीट्यूशंस को जो है वो या डिपार्टमेंट्स को मर्ज किया गया है, इसका जो है वो पर्पस क्या है, या ये इसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब देखिए बच्चे, मैंने जैसे आपको बताया कि 82 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और स्टेट और इंटरप्राइजेस, इनको जो है वो मर्ज कर दिया गया इन 40 इंस्टीट्यूशन। ठीक है। और इसका मकसद भी आपको बताया कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को बेहतर करना और गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को जो है वो खत्म करना है। अब इसमें ये भी जो है वो इस कैबिनेट की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जाहिर सी बात है, जब आप मर्जर करेंगे तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी, तो उन बेरोजगार लोगों का क्या किया जाएगा? तो इस मकसद के लिए जो है वो एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी,
जो कि इन इन एम्प्लॉयज के जो इन डिपार्टमेंट्स के मर्जर से इफेक्ट हुए हैं उनका ख्याल रखेगी और उनको सैलरीज मिलती रहेंगी और कोशिश की जाएगी कि उनको किसी दूसरे डिपार्टमेंट्स में या उनके प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाए। मतलब उनकी नौकरियां खत्म होने से मर्जर से ये मतलब नहीं है कि उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी और वो बेरोजगार हो जाएंगे, नहीं, उनको जो है वो एक सरप्लस पूल में शामिल करके उनको सैलरीज कंटिन्यू रखी जाएंगी, दी जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि उनको ट्रांसफर कर दिया जाए रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स में जो कि प्रोविंसेस के अंदर हैं या फिर कोई किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पर जो है वो जाकर वो अपनी नौकरी दोबारा से बहाल कर सकें या अपनी जिम्मेदारियां दोबारा से जो है वो परफॉर्म कर सकें। अब इसका दूसरा मकसद जो मैंने आपको बताया था वो था एक्सपेंडिचर्स को कम करना। वो तो इसमें जो है वो ये डिसाइड किया गया कि कोई नई व्हीकल्स परचेज नहीं की जाएंगी सिवाय स्पेशल केसेस के लिए एम्बुलेंसेस के। दूसरा, कोई नया इक्विपमेंट या मशीनरी नहीं खरीदी जाएगी, पॉसिबली नो न्यू हायरिंग, ठीक है। उसके बाद नो अननेसेसरी फॉरेन ट्रिप्स एट पब्लिक एक्सपेंस, मतलब अपने जाती खर्चे पे तो आप जिधर मर्जी जाए लेकिन हुकूमती खर्चे पे जो है वो आप फॉरेन ट्रिप्स नहीं कर सकते। और कोई जो फॉरेन में जो है वो हुकूमती खर्चे पे आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मैंने जैसे आपको बताया वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को जो है वो कम करना है। अब गवर्नमेंट जो है बेसिकली न्यू स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवा रही है, जिससे गवर्नमेंट जो है वो उसके जो ऑपरेशंस है वो डिजिटलाइज हो जाएंगे और मॉडर्नाइज हो जाएंगे। मतलब आप कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ जो है वो हुकूमत जाना शुरू कर रही है। इससे गवर्नमेंट का काम भी इफेक्टिव होगा और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड के हिसाब से आप काम कर सकेंगे। और इसका एक और फायदा ये भी होगा कि डिसीजन मेकिंग भी फास्टर होगी और ओवरऑल आपकी जो गवर्नेंस है वो भी इंप्रूव होगी। फिर इसी तरह बेटा रिफॉर्म्स कमेटी जो कैबिनेट की है उसने कहा है कि 1,50,000 जो खाली पोजीशंस है गवर्नमेंट के अंदर, मतलब जिनकी अभी कोई जरूरत नहीं है, उनको फिल करने की जरूरत नहीं, उनके बगैर ही काम चल रहा है, तो उन पोजीशंस को अभी फॉर द टाइम बिंग एलिमिनेट कर दिया जाए। और उसके अलावा कुछ ऐसे फंक्शंस जो कि नॉन कोर है, नॉन कोर मतलब उनकी कोई इतनी ज्यादा गवर्नमेंट के अंदर इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस तो होती है बट इतने कोर फंक्शन नहीं है कि उनके बगैर मुल्क नहीं चलेगा, उनको जो है वो आउटसोर्स करवाया जाए। लाइक उनके लिए गवर्नमेंट प्रॉपर से जो है इंडक्शन करने की बजाय उनको आउटसोर्स करवा ले। और उनमें कौन से आते हैं, उनमें आपकी जो है वो क्लीनिंग सर्विसेज आती हैं और उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज से जो है वो काम आउटसोर्स करवा लेगी। मतलब प्राइवेट कंपनीज को जो है वो कहेंगी कि वो आकर जो है वो अपने वर्कर से जो है वो ये काम कर दें, रादर देन हुकूमत जो है वो एम्प्लॉयज हायर करे फिर उनको परमानेंटली जो है वो तनख्वाह दे। इससे भी गवर्नमेंट के जो है वो अननेसेसरीली एक्सपेंडिचर जो है वो कम होंगे। उसके बाद अब इन तमाम चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हुकूमत ने ये भी डिसाइड किया है कि वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इससे इस बात का जो है वो यकीन हो जाएगा कि ये जितनी भी चेंजेस ली जाएंगी ये कानूनी तौर पे ली गई हैं और इससे जो है वो इनकी इफेक्टिविटी ज्यादा बेहतर होगी। मतलब कोई कल को ये नहीं कह सकता कि हुकूमत ने ज्यादती की है। जब आप लेजिस्लेटिव तरीके से करेंगे तो फिर ये काम लीगल हो जाएगा। उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर फेडरल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात की गई। इसका मतलब ये है कि हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मिलके जो है वो यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट को जो है वो देखेंगे। उससे जो है वो एक तो उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी और उसके उसके अलावा गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है फाइनेंशियल वो भी जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है अपने दफातर में मुख्तलिफ लोगों को हायर करके उनसे काम करवाने की बजाय, जिन्हें हम सपोर्ट स्टाफ SUPPORT, सपोर्ट खेल वाला नहीं, सपोर्ट स्टाफ को हायर करने की बजाय गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स के जरिए जो है वो अपने काम जो है वो कंप्लीट करेगी। इससे एक तो आपका काम इफेक्टिवली भी हो जाएगा और दूसरा वही आपके जो है एक्सपेंसेस कम से कम होंगे। और यहाँ पर एक चीज आपको माइंड में रखनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है तो फिर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो अपने आप को हमकिनार करवाना होगा। अदरवाइज उनके लिए फिर अपनी सर्विसेज को लेके चलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब बेटा एडिटोरियल पे वापस आ जाते हैं। एडिटोरियल के अंदर फर्दर बात की गई है कि ये जितने भी डिसीजन लिए गए हैं उनको जो है वो फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिली है। इसका मतलब ये है
कि गवर्नमेंट जो है वो डिटर्मिन्ड है कि इन चेंजेस को जल्द अज जल्द जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन एक मसला ये है कि कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं बताई गई कि कौन सा डिपार्टमेंट किस में मर्ज किया जाएगा, किस डिपार्टमेंट को डिसॉल्व किया जाएगा। ये चीज जो है वो फाइनल नहीं की गई, या ये चीज इसको जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किया गया। बट इतना जरूर पता चलता है कि इस तरह के स्टेप लेने से, इस मर्जर से जो है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है वो कम से कम होंगे। उसके अलावा बेटा जो दूसरी चीज हमें नजर आती है, इसके अलावा बेटा जो 20 बिलियन रुपीज जो है एलोकेट किए गए फरज़ में इस्तेहकाम, शो करता है कि हमारी हुकूमत और हमारे जो इदारे हैं वो सीरियस हैं टेररिज्म के इशू को जो है वो टैकल करने के लिए। और कैबिनेट के जो डिसीजंस हैं, जो इस एडिटोरियल में डिस्कस किए गए हैं, वो इस बात को जो है वो बताते हैं कि हुकूमत सिर्फ अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं करना चाहती, बल्कि मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको भी बेहतर करना चाहती है, ताकि जो है वो आपके पर्टिकुलरली बलूचिस्तान में जो एक रिसेंट राइज हुआ है टेररिस्ट एक्टिविटीज का, उसको कंट्रोल किया जा सके और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बेटा ये बात जो है वो इस एडिटोरियल के अंदर की गई थी। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ है और उसका टाइटल है आईसीसी अंडर इंडिया। अब नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड जो है वो एडिटोरियल है। बेसिकली बेटा आपने ये शख्स जो नजर आ रहे हैं आपके सामने, ये 35 साल नौजवान जय शाह हैं और ये अनअपोज्ड इलेक्शंस के थ्रू आईसीसी के नए चेयरमैन जो है वो बन चुके हैं। इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है एंड इट शोज कि हाउ मच पावरफुल इंडिया इज, कि वो कितनी आसानी के साथ जो है वो आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बन गया। और बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि आईसीसी के ऊपर हिंदुस्तान का बहुत स्ट्रांग जो है वो इन्फ्लुएंस है, बहुत स्ट्रांग जो है वो कंट्रोल है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी। एडिटोरियल भी इसी से रिलेटेड है। अब जय शाह की बात करें, जो एडिटोरियल हमें बताता है, जय शाह जो है बेटा हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, ये जो मोदी के साथ बैठे हुए हैं, ही इज अमित शाह। और ये सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन राइट नाउ इन इंडिया। और होम मिनिस्टर जो है इज इक्विवेलेंट टू इंटीरियर मिनिस्टर इन पाकिस्तान। मतलब जिस तरह पाकिस्तान में सैयद मोहसिन रजा नकवी हैं, वो इसी तरह इसी तरह इसी तरह इंडिया के अंदर जो है वो अमित शाह है। सो अमित शाह इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल और बहुत ज्यादा जो है वो मोदी के ये क्लोज हैं। तो जय शाह जो है वो अभी 35 साल के हैं और ये आईसीसी के चेयरमैन बन गए। इनका जर्नी 2009 में स्टार्ट होता है। 2009 में जो है वो इनकी एज उस वक्त 21 साल थी। तो इनको जो है वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो लगा दिया गया। उसके बाद मोदी मोदी के साथ, क्योंकि इनके फादर की बड़ी क्लोज अफिलिएशन है और बड़े क्लोज साथी हैं, जिसकी वजह से इनको अपने करियर में आगे मूव करने में बड़ा जो है वो आसानी फेस करनी पड़ी। और फिर बाद में जब ये आगे गए तो आगे जाकर इनको बीसीसीआई के अंदर जो है वो अपॉइंट किया गया और 2019 में जो है वो ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। बीसीसीआई जो है इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको बीसीसीआई बोलते हैं, पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है सिर्फ पीसीबी बोलते हैं। बीसीसीआई स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 2021 में एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है वो ये प्रेसिडेंट बने। और इनका इन्फ्लुएंस एशियन क्रिकेट काउंसिल में आप इतना ज्यादा है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 2024 में श्रीलंका के पास इसकी प्रेसिडेंसी जानी थी। तो श्रीलंका ने अपनी प्रेसिडेंसी छोड़ दी और इनको कहा कि आप अपना जो है वो कंटिन्यू रखें काम। अब क्योंकि अमित शाह तो बन गए हैं आईसीसी के चेयरमैन, तो एसीसी के जो पॉसिबली नए चेयरमैन होंगे वो आपके मोहसिन नकवी साहब होंगे, जो कि वो पाकिस्तान से हैं। ठीक है, तो मोहसिन नकवी के पास एक और जो है वो पोर्टफोलियो जो है वो आ जाएगा, अलॉन्ग विद इंटीरियर मिनिस्टर, पीसीबी चेयरमैन एंड नाउ एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब अमित शाह की अचीवमेंट काफी ज्यादा है, इनके ऊपर क्रिटिसाइज जो भी किया जाए, क्रिटिसिज्म इनके ऊपर यही है कि ये नेपोटिज्म की प्रोडक्ट हैं और इनको पॉलिटिकल बैकिंग हासिल है बीजेपी की और मोदी की। लेकिन अंडर हिज टेन्योर बीसीसीआई
और क्रिकेट इन इंडिया उन्होंने फ्लरिश किया है। इंडिया के अंदर क्रिकेट जो है वो बहुत आगे बढ़ी है। आपको पता है कि T20 की वजह से टेस्ट क्रिकेट जो है वो थोड़ा सा इग्नोर होना शुरू हो गई थी। तो इन्होंने जो है वो टेस्ट क्रिकेट को दोबारा से रिवाइव किया, उसकी जो पॉपुलैरिटी थी जो होती जा रही थी वो वापस लाने में मदद की है। इसके अलावा वुमेन क्रिकेट को जो है वो इन्होंने जो है वो इम्प्रूव किया। इंडिया के अंदर जो है वो वुमेन की प्रॉपरली आईपीएल की तरह जो है वो क्रिकेट लीग होती है। इन्होंने खिलाड़ियों की जो सैलरीज है उसे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया। जय शाह का जो एक मेजर गोल है वो ये है कि एक ग्लोबल फंड जो है वो बनाया जाए, जिसमें टेस्ट प्लेयर्स को टेस्ट मैच की जो फीस है वो $10,000 दी जाए। मतलब जय शाह का एक गोल जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि वो ये चाहते हैं कि तमाम दुनिया के जो प्लेयर्स हैं उनकी टेस्ट मैच की जो फीस है वो $10,000 जो है वो होनी चाहिए। और इसके लिए वो एक ग्लोबल फंड बनाने की बात करें जिसमें तमाम जो पार्टनर कंट्रीज हैं वो उसमें अपना जो है वो हिस्सा डालेंगे और फिर उसकी बेस पे जो है वो सैलरीज या मैच फीस मिलेंगी। अब जय शाह इसके आईसीसी चेयरमैन बनने के बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं पाकिस्तान के लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी। अपॉर्चुनिटीज ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो फाइनेंशियली बेहतर होंगे, उनका फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर होगा। लेकिन क्योंकि ये इंडिया से आते हैं और बीजेपी गवर्नमेंट से आते हैं और बीजेपी गवर्नमेंट का जो स्टांस पाकिस्तान को लेकर है, आई होप ये वो चीज आगे लेकर ना चले, ये भी वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू आगे लेकर ना चले, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करने की जो पॉलिसी है उस पर जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान के लिए थ्रेट ये हो सकता है कि यहाँ पर आईसीसी में भी पाकिस्तान को या क्रिकेट वर्ल्ड में भी पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा सकता है इंडिया की तरफ से। यही पाकिस्तान के लिए पोटेंशियल चैलेंज है। बट ये सिर्फ सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। सच्चाई क्या है ये आपको इनके टेनोवर में आगे जाके पता चल जाएगा। तो बेटा ये जो है वो इस एडिटोरियल के अंदर जो है वो बात की गई थी। अब बच्चे जो दूसरा एडिटोरियल है वो बेसिकली पब्लिश हुआ है आपका द नेशन न्यूज़पेपर में और उसका टाइटल है इंटरनेट कंफ्यूजन। नाम से आपको पता चल रहा है कि ये इंटरनेट की जो स्पीड पाकिस्तान में स्लो हो रही है उसके पर्सपेक्टिव में जो है वो लिखा गया है। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने जो है वो इन्फॉर्म किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो नेशन वाइड इंटरनेट की स्पीड स्लो हो रही है उसको बेहतर करने में 1 महीना और लग जाएगा। माइड यानी कि अक्टूबर में जाकर पॉसिबली आपका जो है वो इंटरनेट बेहतर होगा। और उसकी वजह इन्होंने ये बताई है कि 2 अंडर सी केबल्स हैं जो डैमेज हो चुकी हैं और उन्हें रिपेयर करने में जो है वो टाइम लगेगा तकरीबन 1 मंथ का। अब वो 2 केबल्स कौन सी हैं? एक है SMW4 और दूसरी है AAE1। ठीक है। और क्योंकि इन्हीं केबल्स के थ्रू पाकिस्तान में इंटरनेट आता है तो ये केबल्स डैमेज हैं, इस वजह से इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो है। ये शार्क की रफ्तार पिक्चर वैसे एक मजाक के तौर पे लगाई है, शार्क ने खाई नहीं है केबल्स। अब जो AAE1 है ये किसी हद तक जो है वो रिपेयर की जा सकी है, जिससे पाकिस्तान में स्लाइटली इंटरनेट की जो है वो स्पीड बेहतर हुई है और आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भी जाना शुरू हो गए हैं, वीडियोस भी डाउनलोड हो जाती हैं और अपलोड भी हो जाती हैं। लेकिन जो SMW4 है इसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा। और बेसिकली अभी जो कंट्री के अंदर जो एक ड्रास्टिकली जो इंटरनेट की स्पीड स्लो हुई है उसके जिम्मेदार भी इसी को ही कहा जा रहा है। उसके अलावा अब ये जो SMW4 है इसको PTCL जो है वो मैनेज करता है। इसके मामलात को जो है वो PTCL देखता है SMW4 को। और जो आपका AAE1 है इसको जो है वो आपका ट्रांस वर्ल्ड जो है ये देखते हैं। अब जो PTCL का बयानिया है, PTCL ये जो 4 अंडर सी केबल्स हैं SMW4 इनको जो है वो ऑपरेट करता है और उनका मानना है कि ऐसा फॉल्ट 2 महीने पहले आया था कि केबल्स के अंदर फॉल्ट आ जाए और उसको हमने जो है वो 36 आवर में जो है वो बेहतर कर दिया था। मतलब कहने का ये है कि उन्होंने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया है कि SMW4 का जो है वो उसकी वजह से जो है वो ये इशू आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये इशू 2 महीने पहले आया था जिसको हमने जो है वो मैनेज कर दिया था, ठीक कर दिया था 36 आवर्स में। इसकी इसलिए जो है वो इंटरनेट की स्लो सर्विस की जिम्मेदारी PTCL पे डालना जो है वो गलत है। सिमिलरली ट्रांस वर्ल्ड ने भी यही कहा
कि जो फॉल्ट है केबल में वो ओमान के नजदीक आया है और उससे पाकिस्तान की इंटरनेट सर्विस जो है वो मुतासिर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अगर मैं शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ तो इन दोनों ने कहा है कि भाई केबल जो है वो ठीक काम कर रही हैं और ये पाकिस्तान के जो है वो इंटरनेट के स्लो डाउन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब पीटीए के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि जी वो फायरवॉल जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं या फायरवॉल पाकिस्तान में लगा रहे हैं फॉर सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस, तो इस वजह से इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम हुई है। तो पीटीए ने जो है वो टोटली इस बात को डिनाई कर दिया है। जो पाकिस्तान की आईटी के मिनिस्टर हैं शाहजा फातिमा, उन्होंने जो है ये साहिबा जो है इन्होंने जो है वो इस बात को स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है वो डिनाई कर दिया कि नहीं जी, पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं किया जा रहा, फायरवॉल की वजह से जो है वो कोई आपके इंटरनेट में स्लो नहीं हुई, बल्कि आपके जो है वो वीपीएन का ज्यादा इस्तेमाल, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की एब्रीवेशन है। बेसिकली ये यूज किया जाता है कुछ ब्लॉक वेबसाइट को जो है वो आप जब ओपन करना चाहते हैं तो उस वक्त आप इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा वीपीएन का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो हो गई, बिकॉज वीपीएन जो है वो लोकल इंटरनेट सर्विसेज को बाईपास करता है। ये जो है वो बातें की गई। अब आप अगर इस एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू को हम थोड़ी देर के लिए हम सही भी मान लेते हैं, हम इसको थोड़ी देर के लिए ठीक मान लेते हैं कि हुकूमत जो है वो सही कह रही है कि ये जो है वो केबल्स की खराबी की वजह से ये इशू आया है। लेकिन बच्चे अगर हम इसकी बात करें पीटीए के एक्सप्लेनेशन की, तो बहुत सारे जो पीटीए के एक्सप्लेनेशन है उनमें थोड़ा सा तजाद नजर आता है। मिसाल के तौर पे पीटीए कहती है कि जी केबल जो अंडर सी केबल्स हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया है, उनकी खराबी की वजह से इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो हुई है। अब ये थोड़ी सी फनी बात भी है कि अगर इस तरह होना था तो फिर जो है वो सारे का सारा जो सारी की सारी इंटरनेट सर्विसेज हैं वो डिस्टर्ब होनी चाहिए थी। पर्टिकुलरली सिर्फ आपके कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उनको जो है वो स्लो डाउन नहीं होना चाहिए था। मतलब कि इंटरनेट खराब होता या इंटरनेट में इशू होता तो फिर सारे इंटरनेट पे ही मसला होता। आपके जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खास तौर पे व्हाट्सएप जो है उसको जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना होती। हम लोग जूम पे क्लासेस करते हैं और बिल्कुल ठीक जो है हमारी क्लासेस चलती रही हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप के ऊपर मसला आ रहा था। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो थोड़ी सी सस्पिशियस लगती है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो रिपेयर टाइम दिया है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपके आपके जो हैं ये जो पाकिस्तान के अंदर जो दो कंपनीज इंटरनेट को जो है वो मैनेज करती हैं या इन केबल्स को मैनेज करती हैं, उन्होंने कहा कि जी इसका इशू 2 महीने पहले आया था और उन्हें 36 घंटे लगे थे इसको रिपेयर करने के लिए। इंटरनेशनली भी यही स्टैंडर्ड्स है कि जो अंडर सी केबल्स हैं अगर उनमें कोई इशू आ जाए तो फिर उनको आप विद इन फ्यू डेज से मुराद 1-2 दिन के अंदर आप उन्हें ठीक कर देते हैं। तो फिर पाकिस्तान को जो है वो इतना ज़्यादा टाइम जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है इसको ठीक करने के लिए। सो बेसिकली जो है समझ तो आप लोग गए हैं सारे, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या समझे। सिचुएशन ये है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट को लेके जो है वो काफ़ी कंसर्न है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो वायलेट किया जा रहा है, और क्योंकि उन्हें जो है वो इंटरनेट के ऊपर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसके इस अगर एडिटोरियल को हम समराइज करें तो बेसिकली पीटीए ने जो एक्सप्लेनेशन दी हैं इंटरनेट के स्लो डाउन होने की, उसमें एक्सप्लेनेशन से ज्यादा उन्होंने नए सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं कि मतलब सिर्फ सिलेक्टिव डिसरप्शन की हो रही है और इतना लॉन्ग रिपेयरिंग टाइम जो है जो गवर्नमेंट बता रही है या जो पीटीए बता रही है वो थोड़ा सा जो है वो माहौल को सस्पिशियस बनाता है। तो इस सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल जो है कंडेमनेशन और इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से भी जो है वो बातें सुनने को मिल रही हैं, और पाकिस्तान के ऊपर जो इंटरनेशनल अटेंशन रिगार्डिंग के पाकिस्तान के अंदर लोगों को फ्री इंटरनेट और फ्री एंड और ट्रांसपेरेंट इंटरनेट की एक्सेस हासिल है या नहीं, उसकी जो है निगाहें पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ज़्यादा लग गई हैं। तो बच्चे ये इस एडिटोरियल के अंदर बात की गई थी। आई होप आपको जो है वो समझ आ गया होगा।